नमस्कार साथियों, सीरीज ऑफ एजुकेशन में सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं विमल सर और आप आज की इस सेशन में पढ़ने वाले हैं ईवीएस के अंतर्गत क्लास। देखिए, इकाई 8 को हम अध्ययन करेंगे। चूँकि इकाई 8 बहुत लंबा है साथियों, 2-3 वीडियो के माध्यम से मैं इस यूनिट को कवर करूँगा। इकाई 8 में है, यूनिट 8 में है आपका पारिस्थितिकी जिसे इकोलॉजी कहा जाता है। तो इकोलॉजी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं। पुनः सभी का स्वागत है। देखिए, इकोलॉजी का अर्थ हम पहले जानेंगे पारिस्थितिकी का अर्थ होता क्या है। तो इकोलॉजी ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इकोलॉजी जो शब्द है यह 2 शब्द से मिलकर बना है। एक तो है आइकोस प्लस लोगोस। आइकोस प्लस लोगोस ये 2 शब्द से मिलकर बना है। और आइकोस का अर्थ होता है आवास और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। अर्थात साथियों, यदि इसको हम समग्र रूप में देखें तो इकोलॉजी का संबंध आवास के अध्ययन से है। आवास के अध्ययन मतलब विभिन्न प्रकार के जीव जंतुएं, पेड़ पौधे, ठीक है, वो एक निश्चित आवास में रहते हैं। वही हमारा क्या है भाई, पारिस्थितिकी है। ठीक है भाई। इसकी परिभाषा पर आते हैं। तो परिभाषा कहता क्या है, हमने तो अभी अर्थ देखा ना, अब हम देखते हैं परिभाषा। तो वातावरण और जंतुओं के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। देखो भाई, जब एक निश्चित आवास में यदि ये पर्यावरण, पेड़ पौधे, जीव जंतुएं रहेंगे नहीं, तब तक उनके बीच में अंतःक्रिया होगा नहीं। समझ रहे हो? एक जगह तो रहेंगे ना भाई। एक मानव समाज एक निश्चित जगह में रहता है और वहीं पर उसका अंतःक्रिया होता है। ठीक वैसे ही वातावरण और जंतुओं के मध्य होने वाली आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इकोलॉजी समझ में आ गया। इकोसिस्टम, अब ये है पारिस्थितिक तंत्र। इकोसिस्टम क्या है? तो देखो, यहाँ पर चूंकि हम बात कर रहे हैं इकोलॉजी की, पारिस्थितिकी की, तो इसी में ये जो शब्द है वो आता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। याद रखना भाई, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इकोसिस्टम शब्द का पहला प्रयोग किया था ना, अर्नेस्ट हैकल ने किया था सबसे पहले प्रयोग। और इसकी अवधारणा बाद में टेंसले ने दिया। सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने इकोसिस्टम का पहला प्रयोग किया, उसके बाद में इसकी अवधारणा को टेंसले ने दिया। और इसके जो जनक है, देखो भाई, इसके जनक पी ओडम को कहा जाता है। देखो 3 लोग हैं ना। सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया, उसके बाद इसकी अवधारणा को टेंसले ने दिया, लेकिन इसके जो जनक हैं पी ओडम को कहा जाता है। ठीक है भाई, भूलना मत इसको। देखो, उसके बाद है भारत में इसके जनक आर मिश्रा को जाता है। ये जो पी ओडम है ना, ये पूरे विश्व के जनक माने जाते हैं। लेकिन बात आती है जब भारत की, तो भारत में इसके जो जनक है इकोसिस्टम के, आर मिश्रा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? भारत में आर मिश्रा को कहा जाता है। ठीक है, देखो उसके बाद टेंसले के अनुसार, अब टेंसले ने कुछ इसके बारे में परिभाषा दी है। टेंसले का कहना है कि पर्यावरण के जीवित और अजीवित घटकों के मध्य अंतःक्रिया या इंटरेक्शन सिस्टम कहा जाता है। देखो, पर्यावरण और जीव जंतु, जीवित और निर्जीव, देखो जीवित और अजीवित दोनों के बीच के जो घटक है वही पारिस्थितिकी है, वही पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, इसको किसने कहा था भाई? तो टेंसले ने कहा है। अब आइए देखते हैं इसी पारिस्थितिक तंत्र के कितने घटक होते हैं। तो पारिस्थितिक
पारिस्थितिकी तंत्र के 3 घटक है साथियों। इकोसिस्टम के 3 घटक हैं और ये घटक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है इसमें हमारा ऊर्जा घटक, दूसरा आता है जैविक घटक और तीसरा आता है अजैविक घटक। ये 3 घटक होते हैं जो कि पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक हैं। अब इन तीनों घटकों को आपको अच्छे से समझना है। एक एक करके मैं बात करूं तो पहला वाला तो बिल्कुल सरल है, ऊर्जा घटक। नाम से स्पष्ट है, ऊर्जा दैट मीन्स एनर्जी, और ऊर्जा हमको मिलती कहाँ है? सूर्य के प्रकाश से मिलती है। ठीक है, तो ऊर्जा घटक की जब बात आती है तो आपको सीधे आंख मूंद के बता देना है कि सूर्य की जो प्रकाश है यही क्या है? ऊर्जा के प्रथम घटक है या ऊर्जा घटक है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा जैविक घटक। इस जैविक घटक में साथियों आपका देखो, इस जैविक घटक में 3 चीजें आपको देखने को मिलती है। और वो क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको देखने को? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, उपभोक्ता में भी अलग अलग मिलेंगे आपको, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है ना। तो आइए हम सबसे पहले जैविक घटक के अंदर पहला को बात करते हैं। उत्पादक क्या होता है? जो भोजन का उत्पादन करते हैं, ठीक है, उसी को उत्पादन। देखो, इसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं जो क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। देखो, उत्पादक में पेड़ पौधे, जितने भी हरे पौधे होते हैं ना, वो सभी आते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे भोजन का उत्पादन स्वयं करते हैं, है ना। और कैसे करते हैं? ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये दोनों की उपस्थिति में पौधे जो है भोजन का उत्पादन स्वयं करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में देखो, यहाँ पर देखो, ये जो पौधे हैं अन्य जीवों के लिए ऑक्सीजन का भी निर्माण करता है। देखो, पहली बात तो पेड़ पौधे जीव जंतु नहीं। देखो, यहाँ पर पहली प्राथमिक देखो उत्पादकता आता है। जैविक घटक में सर्वप्रथम उत्पादकता आता है और उत्पादक में आपका पेड़ पौधे आते हैं। और यही पेड़ पौधे क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं। इसके साथ साथ ये जो पौधे हैं जीवों के लिए ऑक्सीजन का भी निर्माण करता है ना भाई। उसी ऑक्सीजन को मनुष्य लेता है, जितने भी जीवित प्राणी है वो ग्रहण करता है। अब इसमें दूसरा आता है साथियों उपभोक्ता। देखो, नाम से स्पष्ट है ना, उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाला। उपभोक्ता मतलब क्या है दोस्तों? उपभोग करने वाला। तो देखो भाई, इसको परिभाषा के रूप में पहले समझो ना। इसमें वे जीव आते हैं जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं तथा दूसरे पर आश्रित रहते हैं। देखो, मैंने कहा उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाला, अर्थात इसमें वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरों से प्राप्त करते हैं। अर्थात दूसरों से भोजन को हम उपभोग करते हैं, दूसरों से भोजन को प्राप्त करते हैं, अर्थात ये दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, इसको 4 श्रेणी में बांटा गया है। और ये क्या क्या 4 श्रेणी है साथियों? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और सर्वाहारी। ठीक है, उपभोक्ता को देखो 4 श्रेणी में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता होता क्या है। तो देखो, ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए पौधे पर आश्रित होते हैं। देखो, प्राथमिक उपभोक्ता में ऐसे जीव आते हैं जो कि भोजन के लिए पौधों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, अर्थात ऐसे जीव जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। जैसे देखो,
जैसे भैंस, भैंस शाकाहारी है ना भाई, मांस खाते देखे हो क्या भैंस को? नहीं। बकरी ये भी शाकाहारी है, गाय, हिरन आदि सभी शाकाहारी है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता में ऐसे सभी जीव आते हैं जो शाकाहारी होते हैं और पौधों से भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे भैंस, बकरी, गाय, हिरन प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता क्या है भाई, इसी में देखो। द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक को तो जान लिए जो शाकाहारी होते हैं। अब द्वितीयक उपभोक्ता में इसके अंतर्गत वे जंतुएं आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर जीवित रहता है। देखो अभी हमने क्या कहा, प्राथमिक उपभोक्ता में इसमें वे जीव आते हैं जो शाकाहारी होते हैं और ये जीव उत्पादक को खाता है। उत्पादक कौन? पौधे, पौधे को खाता है। अब द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? इसमें वो जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, मतलब मांसाहारी होता है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर जीवित रहता है और ये मांसाहारी में आते हैं। जैसे बिल्ली, भाई बिल्ली मछली वछली और अन्य जानवरों को खाता है। भेड़िया, ये सभी मांसाहारी में आएंगे ना क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है। उसके बाद आता है तृतीयक उपभोक्ता। देखो अब तृतीयक उपभोक्ता में वे जीव आते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब तृतीयक उपभोक्ता में वे जीव आते हैं साथियों, इसमें जो शाकाहारी होंगे। देखो प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो शाकाहारी नहीं कहूंगा ना, हाँ, लेकिन यहां पर एक चीज समझो, प्राथमिक उपभोक्ता में वे जीव आते हैं जो प्राथमिक, देखो तृतीयक उपभोक्ता में ना, सॉरी, तृतीयक उपभोक्ता में वे जीव आते हैं जो प्राथमिक अर्थात हिरण, बकरी, गाय इसको तो खाते ही हैं, साथ ही साथ द्वितीयक को भी अपना भोजन बना लेते हैं। जैसे कीट, मेंढक, खाने वाले सांप। ये देखना ना, ये बड़े बड़े गाय जानवर को जब हम फेंक दिए रहते हैं ना तो ये कीड़े मकोड़े खा डालते हैं, मेंढक खा डालते हैं। अन्य जो सांप है, छोटी मछली है, शेर, बाज, बाघ, ये सभी खाते हैं। तो ये सभी किस में आते हैं भाई? आपके तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है चलिए, उसके बाद में आता है इसमें सर्वाहारी, डी। सर्वाहारी नाम से स्पष्ट है दोस्तों, सबका आहार लेता है, चाहे वो शाकाहारी हो, शाकाहारी मिला तो शाकाहारी खा लेगा, मांसाहारी मिला तो मांसाहारी खा लेगा। तो वे जो जीव उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है उसी को सर्वाहारी कहा जाता है और मनुष्य इसी सर्वाहारी में आता है। उसके बाद उपभोक्ता देख लिए, उत्पादक देख लिए। अब देखते हैं साथियों इसमें तीसरा अपघटक क्या होता है। तो देखो अपघटक ऐसे जैविक घटक जो अपना जीवन निर्वाह उत्पादक उपभोक्ता के मृत शरीर से प्राप्त करता है। देखो अपघटक क्या है? तो ऐसे जैविक घटक जो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उत्पादक उपभोक्ता की जो मृत शरीर है ना उसी से भोजन प्राप्त करता है। और इसमें कौन कौन आते हैं भाई? सूक्ष्म जीवाणु जो छोटे छोटे होते हैं ना, जो अपघटित कर देता है जानवरों को जब हम फेंके रहते हैं ना, तो सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक आदि जो है अपघटक के अंदर आते हैं। ठीक है भाई, चलो अब इसी में आता है अजैविक घटक। भाई हमने अभी देख लिया ऊर्जा के घटक, फिर जैविक घटक। अब हम इसमें तीसरा देखते हैं अजैविक घटक क्या होता है, इसको भी याद रखो भाइयों। तो साथियों इसको भी आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। चलिए इसकी बात कर लें। अजैविक घटक, देखो ऐसे जीव जो किसी न किसी रूप में उत्पादक एवं उपभोक्ता को प्रभावित करते हैं
उन्हें अजैविक घटक कहते हैं। देखो, किसी न किसी रूप में या तो उत्पादक को प्रभावित करेगा, उत्पादक मतलब पेड़ पौधे, है ना, या तो पेड़ पौधों को प्रभावित करेगा या अन्य जानवरों को प्रभावित करेगा, उन्हीं को अजैविक घटक कहते हैं। सामान्य तौर पर अजैविक घटकों को भी 4 भागों में बांटा गया है और इनके 4 भाग में आपको देख सकते हो, यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। चलिए, साइज को थोड़ा मैं बड़ा कर दिया हूँ, देख सकते हैं। 4 भाग में एक है अकार्बनिक घटक, एक है अकार्बनिक पदार्थ, एक है जलवायु संबंधी घटक और एक आता है इसमें मृदा संबंधी घटक। तो ये 4 घटक है साथियों। सबसे पहले ये जो अकार्बनिक घटक हैं, देखो, अकार्बनिक घटक में कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, वसा आता है। ठीक है। ऐसे ही अकार्बनिक पदार्थ में क्या आएगा? जल आता है, नाइट्रोजन आती है, सल्फर आता है और फास्फोरस आता है। उसके बाद जलवायु में देखो, जलवायु संबंधी घटक में भाई, जलवायु मतलब तापमान, प्रकाश, है ना, जो जलवायु संबंधी जो परिवर्तन होते हैं ना, वो जलवायु संबंधी घटक में आते हैं। जैसे देखो, तापमान, प्रकाश, हवा, आर्द्रता, ये सभी जलवायु घटक हैं। इसी में आता है चौथा आपका मृदा संबंधी, मिट्टी संबंधी। तो ह्यूमस, मृदा, नमी, ये सभी मृदा संबंधी घटक के अंदर आते हैं। तो ये क्या है भाई? सभी अकार्बनिक घटकों के अंदर आते हैं। तो ये जो अजैविक घटक के अंदर आते हैं, ठीक है। जितने भी अकार्बनिक जो आपको दिख रहा है, जलवायु, मृदा संबंधी, अजैविक घटक में आते हैं। क्लियर है साथियों? अभी कोई डाउट ना हो आप सभी को। अब देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के, इकोसिस्टम के प्रकार क्या है भाई? पारिस्थितिक तंत्र के क्या क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, कैसे उसको बांटा गया है, विस्तृत जानकारी हम देखेंगे। चलिए बात करें पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार की। पारिस्थितिक तंत्र को 2 प्रकार से बांटा गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक तो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है और दूसरा होता है कृत्रिम। और प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से स्वतः जो निर्मित तंत्र हैं, उसको पारिस्थितिक तंत्र को प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। और जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है तंत्र, उसको कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। देखो भाई, अब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में भी आपके 2 आते हैं। और क्या क्या ये 2 आते हैं भाई? तो पहला आता है इसमें जलीय पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र, और दूसरा आते हैं स्थलीय परितंत्र, ये प्राकृतिक में। और कृत्रिम में 3 आते हैं साथियों। एक तो फसल आता है, दूसरा उद्यान आता है और तीसरा एक्वेरियम आता है। अब यहाँ पर जलीय और स्थलीय प्राकृतिक में आएंगे ना। अब जलीय में समुद्री जल और ताजा पानी, समुद्री का पारिस्थितिक तंत्र अलग होता है और ताजे पानी का पारिस्थितिक तंत्र अलग होता है जलीय में ना। अब इसी में प्राकृतिक के अंदर ही स्थलीय आता है। स्थलीय परितंत्र के भी 4 पार्ट हैं। क्या क्या भाई? तो वन का परितंत्र, टुंड्रा परितंत्र, घास का परितंत्र और मरुस्थलीय परितंत्र। अब वन के परितंत्र में भी कुछ आते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देख सकते हो। वन में ही आता है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन और टैगा वन। ठीक है, तो ये सभी वन के अंदर आते हैं और ये पारिस्थितिक तंत्र हैं भाई, इनको आपको याद रखना होगा। तो वन में ये सभी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण वन, टैगा वन, ये सभी इसमें आते हैं। तो चीजें समझ में आनी चाहिए ना। पारिस्थितिक तंत्र के 2 प्रकार, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में जलीय और स्थलीय दोनों आते हैं। कृत्रिम का फुल स्टॉप हो जाता है ना, कृत्रिम आगे नहीं बढ़ता, याद रखना। फसल आ गए, उद्यान आ गए, एक्वेरियम आ गए, यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है। फिर प्राकृतिक परितंत्र को आगे बढ़ाया गया है। ठीक है साथियों, इसमें कोई डाउट ना हो।
अब हम महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करें जिसका नाम है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। यहां से क्वेश्चन आपके बनते ही हैं भाई ईवीएस में, पर्यावरण। चलिए देखिए, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे खाद्य श्रृंखला क्या है। तो देखो साथियों, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर में जीवधारी भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आप सभी जान रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक जो जीवधारी है भोजन के रूप में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिसमें हमने अभी जैविक घटक में देखा, जैविक पदार्थ में देखा, ठीक है, कि कौन कौन से घटक हैं और कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं, अच्छे से हमने जाना। तो यही निर्भरता क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के खाद्य श्रृंखला कहलाती है, ठीक है। अर्थात एक निश्चित जब ऐसे क्रम से ना, एक निश्चित जब क्रम से ये आगे बढ़ती चली जाती है, जो खाद्य श्रृंखला कहलाता है। अर्थात किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की हम जब बात कर लेते हैं तो भोजन के लिए जो जीवधारी हैं एक दूसरे पर निर्भर रहता है, और इसी निर्भरता को जब क्रमिक आगे बढ़ा दिया जाता है तो वही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। और खाद्य श्रृंखला में ये जो उदाहरण आपको प्रस्तुत हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, यही खाद्य श्रृंखला है। इसमें देखो एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। सबसे पहले मैं बात करूं जो हमने जो जैविक में देखा था अभी, अजैविक में, ठीक है। देखो इसमें क्या है भाई, सूर्य के प्रकाश, फिर उत्पादक जो प्राथमिक उपवादक जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद उपभोक्ता में प्राथमिक आता है जो कि उत्पादकता को खाता है। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आता है भाई, हिरण, बकरी, गाय, जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं, उत्पादक को खाते हैं, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता के खाता है। इस तरह से एक ये क्या है भाई, एक जाल बना हुआ है, इसी जाल को खाद्य जाल कहा जाता है। जानवरों में इनको देखें, जंतुओं में इनको देखें तो जो घास है प्राथमिक ये क्या है भाई, उत्पादक है, और खरगोश घास को खाता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, शाकाहारी है ये, है ना। खरगोश को लोमड़ी खाता है और ये द्वितीयक उपभोक्ता है, और शेर जो है लोमड़ी को खाता है। तो इस तरह से एक क्रम से जो बना हुआ है, देख पा रहे हो आप। घास को टिड्डा खाते हैं, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाते हैं और सांप को मोर खाते हैं। तो यही श्रृंखला जो एक निश्चित क्रम से दिखाई दे रहा है आपको, यही खाद्य श्रृंखला कहलाता है, ठीक है। देखो भाई, ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में एक विभिन्न अंतर ये मिलेगा आपको। खाद्य श्रृंखला एक निश्चित लाइन में रहेगा, वो ताना बाना एती योती जति पही तेती नहीं रहे, है ना। लेकिन जब यही खाद्य जाल की बात आती है साथियों, तो नाम से स्पष्ट है, मकड़ी का जाला देखे हो, पूरा गड़बड़ गैया रहता है भाई, अर्झे रथे, है ना। तो खाद्य जाल क्या है, जब विभिन्न खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से जुड़कर एक जाल की रचना करते हैं तो उसे ही खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य जाल मतलब ऐसे 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 ऐसे, मतलब जिधर पाए उधर रहता है, ये एक निश्चित क्रम में नहीं होता, वही खाद्य जाल कहलाता है, ठीक है भाई। इसका उदाहरण मैं नहीं लिया हूं, आप रखोगे तो रख सकते हो, जैसे पेड़ हो गया, हिरण हो गया, शेर हो गया, अब इसको ये खाता है, इसको ये खाता है, पेड़ को फिर ये खरगोश भी खाते हैं, ठीक है। पेड़ को गाय भी खाता है, शेर गाय को शेर खाता है। इस तरह से ये बहुत बड़ा एक जाल बन जाएगा, है ना। तो यही खाद्य जाल कहलाता है, समझ गए ना। अब साथियों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम अगला बिंदु देखते हैं 10% का नियम।
अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10% का नियम। तो आइए हम 10% के नियम पर बात करें कि आखिर ये होता क्या है। तो इस नियम के, ये जो 10% का नियम है, इस नियम के प्रतिपादक लिंडमैन है। लिंडमान भी कभी कभी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपभ्रंश है, उच्चारण के दृष्टिकोण से है। तो 10% के नियम का जो प्रतिपादक है वो लिंडमैन है। और इसने क्या सिद्धांत दिया, तो इस सिद्धांत के अनुसार पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रवेश या रूपांतरण ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार होता है। देखो भाई, ये जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, पारिस्थितिकी, उसमें जो ऊर्जा प्रवेश करता है सूर्य से, वो ऊर्जा कैसे प्रवेश करता है, ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार प्रवेश करता है। समझ रहे हो? अब अर्थात ऊष्मा का प्रवाह एक विमीय दिशा में होता है। देखो भाई, एक ही दिशा में, एक विमीय मतलब एक ही दिशा में। और कैसे एक दिशा में, मान लो ये सूर्य है, ठीक है ना साथियों, ये आपका जो दिख रहा है ये सूर्य है। अब सूर्य के जब प्रकाश धरती पर पड़ता है तो इस तरह से एक ही दिशा में पड़ता है ना भाई इसीलिए इसको एक विमीय दिशा में होता है कहा गया है, ठीक है। अब ऊर्जा के जो नियम है ऊष्मागतिकी के, कौन सा नियम कहता है, उनके नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। यह है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम संग्रहित या संचय करके रख सकते हैं मित्रों। और जब आप इसको संचय करते हो ना, तब ये ऊष्मा हमें, ऊर्जा जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे सोलर पैनल देखे हो ना, सोलर, अब ये सोलर के माध्यम से ऊर्जा को संचित करते हैं, सूर्य की ऊर्जा। ये जो पैनल लगा रहता है ना, आजकल गांव-गांव में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सूर्य की प्रकाश इसी पैनल पर पड़ता है और सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा निकलती है यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, स्टोर हो जाता है, अर्थात ये चार्ज हो जाता है, ठीक है। इस तरह से उसको हम संचित करते हैं अब पारिस्थितिक तंत्र के प्रत्येक हिस्से, देखो 10% ऊर्जा ही संचित हो पाता है। देखो, अब मैंने कहा ये जो सूर्य का प्रकाश से जो ऊर्जा आती है ना, सिर्फ 10% ऊर्जा ही संचित होता है। बाकी जो 90% ऊर्जा है अन्य जैविक कार्यों में नष्ट हो जाता है, ठीक है। सिर्फ 10% ऊर्जा हम लेते हैं, इसीलिए 10% ऊर्जा लेने की वजह से, संग्रहित करने की वजह से ही इसे जो है 10% का नियम कहा जाता है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो ऊर्जा के 10% का नियम है, उस नियम को लिंडमैन ने दिया था। याद रखना, ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर काम करता है। 10% ऊर्जा ही हम संग्रहित कर पाते हैं, 90% ऊर्जा अन्य जैविक कार्य में नष्ट हो जाता है। इसीलिए ही इसको हम 10% का नियम कहते हैं, ठीक है साथियों। अर्थात एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह केवल और केवल 10% होता है। प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है, एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है, 10, 15, 20, 25, इस तरह अगर ऑप्शन दे देगा, आपको बताना है भाई 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है। यह है 10% का नियम और इसको भी आपको विशेष याद रखना होगा साथियों। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जरूरी है, उसी पर हम बात करते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड की। देखो भाई, जो ऊर्जा के जो पिरामिड बनते हैं ना, इसमें पारिस्थितिकी के जो पिरामिड बनते हैं, उसी पिरामिड के बारे में हम बात करते हैं। तो आइए हम पिरामिड पर बात करें। तो पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में, इस आहार श्रृंखला को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं ना, अर्थों को ध्यान देना है। तो पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक से लेकर
अंतिम उपभोक्ता तक कई पोषण रीतियां होती हैं। भाई आप जानते हैं उत्पादक से उपभोक्ता तक अलग अलग पोषण हैं, अलग अलग जीव जंतुएं हैं जो पोषण ग्रहण करते हैं। अब इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के सुनिश्चित पोषण व कार्यात्मक संरचना बनती है। ठीक है, तो पिरामिड के सबसे नीचे उत्पादक होता है और सबसे ऊपर सर्वोच्च मांसाहारी होता है। ठीक है, इस तरीके से एक पिरामिड का निर्माण होता है साथियों। और जो पिरामिड है सबसे नीचे में हमारा क्या बनता है, उत्पादक रहता है सबसे नीचे में। ठीक है, इस तरह से एक पिरामिड का निर्माण होता है, याद रखना भाई। अब इसमें अलग अलग पिरामिड होता है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर ऊर्जा के पिरामिड। ऊर्जा के पिरामिड है क्या, देखो ऊर्जा का पिरामिड क्या है, तो खाद्य श्रृंखला में क्रमशः ऊपर जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। जो खाद्य श्रृंखला होती है ना, जब उसी खाद्य श्रृंखला में हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊर्जा नष्ट होते जाता है। और ऊर्जा का याद रखना भाई, हमेशा ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ना साथियों, वो हमेशा सीधा बनता है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है और ऊपर जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है पिरामिड के आधार पर। ठीक है, दूसरा आता है जीव संख्या का पिरामिड। तो जीव संख्या का पिरामिड क्या है भाई, तो पिरामिड के नीचे जीवों की संख्या अधिक होती है और ऊपर की ओर क्रमशः घटते जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना तो घटते जाता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, किसी भी, चाहे वो जीव संख्या का पिरामिड हो या किसी भी, जितने भी ऊर्जा का पिरामिड है वो सीधा बनेगा। जैसे घास का पारिस्थितिक तंत्र का जो पिरामिड है ना, ये जीव संख्या का पिरामिड के अंदर आता है। लेकिन कई पिरामिड में निचले स्तर में जीवों की संख्या कम होती है और ऊपर की ओर अधिक होता है। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या पिरामिड उल्टा बनता है, जैसे वृक्ष का पिरामिड तंत्र। याद रखना, किसका पिरामिड उल्टा बनता है, अगर प्रश्न आ गया तो वृक्ष का पिरामिड उल्टा बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। उसके बाद में आता है हमारा जैव भार का पिरामिड। तो देखो जैव भार का पिरामिड कैसे बनता है, तो घास स्थल के जीव भार का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, क्योंकि उत्पादक पेड़ होते हैं जिसका भार अधिक होता है और सर्वोच्च उपभोक्ता का भार कम होता है। ठीक है, इसी में तालाब का पारिस्थितिक तंत्र उल्टा बनता है। याद रखना, किसका किसका उल्टा बनता है, याद रखना भाई। तालाब का पारिस्थितिक तंत्र उल्टा बनता है, वृक्ष का पारिस्थितिक तंत्र उल्टा बनता है। देखो तालाब का उल्टा बनेगा क्योंकि इस पिरामिड में उत्पादक का भार कम और उपभोक्ता जैसे बड़ी मछली का भार अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तालाब का पिरामिड उल्टा बनता है साथियों, और किसका बनता है भाई, वृक्ष का पिरामिड उल्टा बनता है। अर्थात वृक्ष का और तालाब, ये दोनों का जो पिरामिड है ना, ये उल्टा बनता है। इसको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अभी जो मैंने ऊर्जा का पिरामिड बताया है, 3-4 पॉइंट बताए हैं, कौन सीधा बनता है कौन उल्टा बनता है। आपके परीक्षा में ऊर्जा के पिरामिड से क्वेश्चन बनते हैं भाई, इसलिए मैंने इसको भी बताया है। देखिए हम, ये क्लासेस आपके लिए लंबा है, पारिस्थितिकी वाला जो क्लासेस है। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे सभी साथी और बार बार देख सकते हो। आपके लिए ये जो वीडियो है 1 साल तक वैध है। आप पेड क्लास वाले साथी हैं, 1 साल तक आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। आप रिवाइज कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जैव विविधता पर रहेगा और अगले सेशन में अगली वीडियो हमारी जैव विविधता से शुरू होंगी और फिर आगे चलेंगी। ठीक है, तो फिर चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।